अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाते हैं तो उसको 1 करोड़ अचीव करने में मात्र 15 साल ही लगने वाले हैं। 22 से 25 साल की उम्र भी है और 25,000 कमाते भी जी। हैं। इन्वेस्टिंग के थ्रू किस तरह वो मिलीनियर बन सकते हैं? आपने कंपनी चाहे कितनी अच्छी क्यों ना चूज करी हो, बट अगर उसका प्राइस सही नहीं है तो आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। अगर 25,000 रुपए सैलरी है तो हम 4 से 5,000 रुपए आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका रिटर्न 18% मिल जाए तो आपका फंड वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.8 करोड़ रुपीज हो जाएगा। बेस्ट टाइम क्या होता है अगर इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है या फिर म्यूचुअल में भी इन्वेस्ट करना है? देख- सिंस अभी मार्केट जो है थोड़ा नीचे भी चल रहा है 2025 में जो अभी स्टार्टिंग देख रहे हैं, तो बेस्ट टाइम कब है? इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफेट का ये फेमस कोट तो आप लोगों ने सुना ही होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का ये पॉडकास्ट उन सीरियस लोगों के लिए है जो कि स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। हमने इस पॉडकास्ट में स्टॉक इक्विटी, एसआईपी के बारे में डिस्कस किया है, किस तरह हम एक प्रोडक्टिव वे में स्टॉक सिलेक्शन एंड एसआईपी सिलेक्शन कर सकते हैं। पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया है, कौन कौन से टूल्स इसके अंदर यूज करे गए हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टॉक मार्केट की स्किल सब लोगों को आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही इस स्किल को सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट को देखने के बाद शेयर करें अपने लव्ड वंस को, so that they also get good returns in the stock market, and this is the perfect master class for you guys. Enjoy the episode. So मांझी सर का स्वागत है द रॉनेट शो के एक और नए पॉडकास्ट पर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। जी जी बिल्कुल। सो सर, जैसे मैंने प्लान आउट किया है कि हम इन्वेस्टिंग के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं मांझी सर से। एंड बिफोर दैट हम बातचीत स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि मांझी सर थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को थोड़ा ब्रीफ करिए। जी जी, तो मेरा नाम एम के मांझी है और मैं पिछले 20 सालों से स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। स्टॉक मार्केट में मैंने कई फॉर्म में काम किए हुए हैं, स्टॉक ब्रोकिंग से लेकर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन तक। कुछ मैंने सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं फाइनेंशियल मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट है NISM के द्वारा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का और रिसर्च एनालिस्ट और इक्विटी डेरिवेटिव्स का। और पिछले 15 सालों से मैं जितने भी बड़े AMCs हैं उनके साथ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर काम कर पा रहा। तो ये था मेरा एक छोटा सा Perfect, इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके जी प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा और अच्छे से आपके ऑडियंस को कुछ ना कुछ अच्छा समझा पाऊंगा। बिल्कुल सर। सो सर, मेरा इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन रहेगा कि काफ़ी सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं, जिन लोगों की 25,000 से मंथली जो सैलरी है उस रेंज में है, 22 से 25 साल की उम्र भी है और 25,000 कमाते भी जी हैं, इन्वेस्टिंग के थ्रू किस तरह वो मिलीनियर बन सकते हैं? अगर हम बात करें, अगर बन भी सकते हैं जी जी, डेफिनेटली। तो 25 साल की उम्र में अगर 25,000 रुपये अर्न कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिलीनियर या बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप छोटे पैसे से भी शुरुआत करके लंबे समय में अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए कि जो भी आपके पास पैसा है आप उसे इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी आपको रिटर्न मिलने वाला है वो आपके प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करता है। अगर आप गलत प्रोडक्ट चूज करेंगे तो आपका रिटर्न अच्छा नहीं होगा, और अगर आपका रिटर्न अच्छा नहीं हाँ। होता है तो आपका वेल्थ क्रिएशन अच्छा नहीं होगा। तो प्रोडक्ट का सिलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और प्रोडक्ट का सिलेक्शन डेफिनेटली आपको अपने एज के हिसाब से और अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से करना चाहिए। तो अगर आप 25 साल के हैं तो 25 साल की उम्र में आपके पास टाइम काफ़ी होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी, और अपना जो एक अर्निंग का जो आपका टाइमिंग है वो भी काफ़ी लंबा है। सपोज अगर हम नॉर्मल रिटायरमेंट की बात करें तो 55 साल 60 साल तक हम काम करते हैं। तो अगर कोई पर्सन 25 साल में स्टार्ट करता है तो उसके पास 30-35 साल टाइम बचता है। तो 25 या 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो डेफिनेटली छोटे से अमाउंट से भी बड़ा पैसा बन सकता है। लेकिन क्वेश्चन वही है कि आपका जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो बेटर होना चाहिए। तो प्रोडक्ट की बात करें तो अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं या पिछले 15 साल या 20 साल की हिस्ट्री देखूं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि गोल्ड है, जैसे कि रियल एस्टेट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक मार्केट है, और इसके अलावा और भी जैसे इंश्योरेंस में भी लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता है,
बट एक्चुअली में इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए। अब इसमें आपको देखें तो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा रिटर्न जो है हमें इक्विटी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट से ही मिला हुआ है। तो लंबे समय में ओके। आप स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। एंड सर, अगर किसी को पता नहीं है कि किस तरह से एक एसेट क्लास चूज़ करें, सिंस आपने मेंशन किया है कि इक्विटी मार्केट के अंदर पैसा लॉन्ग टर्म में बन सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा रोड मैप बताइए व्यूवर्स को, किस तरह से इन्वेस्टिंग करें, किस तरह का मंथली वो इतना अमाउंट डालें, कितना फ्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट डालें, 25,000 में से कितना निकालें, वो सब के बारे में बताइए। जी डेफिनेटली। देखिए अगर 25,000 रुपये अर्निंग करते हैं तो कुछ ना कुछ खर्चे भी हैं और सेविंग्स उसी के अकॉर्डिंग होनी हम्म। है। बट अगर एक हम्म। बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो एटलीस्ट 20% जो पैसा है वो तो सेव होना ही चाहिए आपके अर्निंग का। अगर आप 25,000 हम्म। रुपये अर्न करते हैं तो एटलीस्ट 5,000 रुपये तो आपको सेव करना ही करना चाहिए। 20,000 रुपये में ही आपको अपने खर्चे चलाने का सोचना चाहिए। 5,000 रुपये आपने सेव किया और इसको अब आपको इन्वेस्ट करना है। तो इस 5,000 रुपये को भी आप थोड़ा सा अच्छे एलोकेशन के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप 25 साल के हैं तो आप एटलीस्ट 4,000 रुपीज़ 4,000 रुपये आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें और 1,000 रुपया आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए या कुछ जो बहुत बेसिक्स जरूरत होती है जिसके लिए आपको कैश चाहिए तो उसे आप डेट फंड में रखें या आप अपने बैंक में एफडी करा कर रखें। बट एटलीस्ट 4,000 रुपये जो है आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। एंड सर, हम जब इक्विटी मार्केट के बारे में बात करें तो वो भी तो बहुत बड़ा वो जी सेगमेंट आ जाता है, तो उसके अंदर राइट स्टॉक्स कह लेते हैं, इक्विटी के अंदर स्टॉक्स ही आएंगे बेसिकली। सो उसके अंदर वो सिलेक्शन कैसे करा जाए? डेफिनेटली। अब देखिए इक्विटी मार्केट की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का। एक तो हम डायरेक्टली खुद से रिसर्च करते हैं, खुद से कंपनियां सेलेक्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें हमारा बहुत सारा टाइम भी जा सकता है, बहुत सारा हमारा जो एफर्ट्स है वो भी लग सकता है। दूसरा तरीका ये है कि हम अपने लिए एक एक्सपर्ट हायर कर लें कि मैं एक हम्म। एक्सपर्ट हायर करता हूं और अपने पैसे एक एक्सपर्ट को दे देता हूं और वो मेरे लिए अच्छी कंपनियों का सिलेक्शन करेगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट को चूज करेगा और वहां पर इन्वेस्ट करेगा। तो अगर मैं हम्म। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करूं तो सपोज मान लेते हैं कि जो इक्विटी हमने चूज कर लिया तो इक्विटी में भी अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें अगर आपने सुना होगा तो लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, उससे भी छोटी कंपनियां होती है माइक्रो कैप कंपनी। तो इनमें अच्छी कंपनियों को ढूंढना, रिसर्च करना मतलब डेफिनेटली एक थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है स्टार्टिंग में। अगर कोई 20-25 साल का पर्सन है तो अगर कोई दोनों ही तरीके हैं, अब आप खुद से ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बट अगर आप किसी एक्सपर्ट की राय लेंगे तो वो यही कहेगा कि स्टार्टिंग के 20-25 साल है तो अगर आप अपने करियर पर फोकस करें, जो आपका कोर काम है, कोर बिजनेस है या कोर वर्क है जो भी है, वहां पर फोकस करें और आप अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे को एक किसी एक्सपर्ट को दें कि आप वो आपके पैसे को मैनेज करें। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में वो आपसे बेटर रिटर्न लाके देगा यदि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट अगर सर किसी को सोली खुद का टाइम इन्वेस्ट करना, वो चाहता है कि वो मार्केट की नॉलेज भी ले, जी तो उसके क्या सिलेक्शन किस तरह से करा जाए उसका, जी स्टॉक्स का? जी डेफिनेटली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो अब जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है लार्ज कैप जो कंपनियां हैं वो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं। अगर मैं उनको हम्म। एज ए मार्केट कैप के हिसाब से डिफाइन करूं तो जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं उनको हम कह सकते हैं जो 1 लाख करोड़ से बड़ी कंपनियां हैं जिनका मार्केट साइज 1 लाख करोड़ से ज्यादा है तो उसको हम लार्ज कैप कंपनियां में कंसीडर करते हैं। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, हाँ। ये सारी बड़ी कंपनियां हैं।
जो उनसे जो छोटी कंपनियां होती है, मान लेते हैं 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़, इसका जो मैं पैरामीटर बता रहा हूँ ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। एक ये माइंडसेट के ऊपर है। तो जो 50,000 करोड़ से लेके 1,000 करोड़, 1 लाख करोड़ के बीच की कंपनियां हैं, इनको हम मिड कैप कंपनियां बोलते हैं। ये इनका जो कैपिटल साइज है वो मिड है, बीच में है, तो इस वजह से इनका मिड कैप इनको हम कहते हैं। 50,000 करोड़ से जो छोटी कंपनियां, मान लेते हैं 10,000 करोड़ से और 50,000 करोड़ तक के बीच की जो कंपनियां हैं, इनको हम स्मॉल कैप कंपनियां कहते हैं। तो अब कोई 25 साल का पर्सन है तो उसे लार्ज कैप स्टॉक्स चूज करना चाहिए या मिड कैप चूज करना चाहिए या स्मॉल कैप चूज करना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे ये नाम से ही समझ में आता है, लार्ज कैप कंपनियों में जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो थोड़ा कम होता है कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। स्मॉल कैप कंपनियां ज़्यादा ग्रोथ देती हैं, मिड कैप कंपनियां ज़्यादा ग्रोथ करती हैं कंपेयर टू लार्ज कैप। तो अगर वो ज़्यादा ग्रोथ करती हैं तो वो अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी ज़्यादा देंगी, जाहिर सी बात है। बट रिटर्न के साथ साथ वो आपको रिस्क भी ज़्यादा देंगी, है ना। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। बट अगर हम 25 साल के हैं तो हमारा फोकस रहना चाहिए कि थोड़ा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के लार्ज कैप को छोड़कर हम स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ फोकस करें और स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों पर दाव लगाएं, यदि हम खुद से करना चाहते हैं। सर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने ऐसा देखा है कि जो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनका ग्राफ जो है ना थोड़ा धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है, बट एट द सेम टाइम हम स्मॉल कैप कंपनीज सेलेक्ट करते हैं, उनमें इन्वेस्टेड रहते हैं, तो उसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा रहती है पर हायर रिटर्न्स के भी चांसेस होते हैं। तो वो फिगर आउट करना कि भाई वो स्मॉल कैप कंपनी का सिलेक्शन किस तरह करा जाए कि हमें हाई रिटर्न्स मिलें जिसके अंदर रिस्क भी उतनी ही इन्वॉल्व्ड हो, तो उसके क्या पैरामीटर्स हैं कि किस तरह से हम टूल्स यूज़ करके एक इक्विटी स्टॉक फाइंड आउट करें। जी, डेफिनेटली। अब देखिए, लार्ज कैप कंपनियां, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका ग्रोथ जो उनका ग्राफ होता है वो एक कंसिस्टेंट होता है। वो ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाती है हम्म। ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आती है। और उनके कंपेयर में हम्म। स्मॉल कैप और जो मिड कैप कंपनियां हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, वॉलेटिलिटी होता है, बट लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी वही बना कर देती है। तो देखिए, वैसे अगर हम देखें इंडिया हम्म। में तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लगभग 6,000 कंपनियां लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी लगभग 2,000 प्लस कंपनियां लिस्टेड है। अब यहाँ से भी अपने लिए बेस्ट स्टॉक्स ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। तो डेफिनेटली आपने जो कहा कि क्या टूल्स यूज करें, क्या मेथड यूज करें जिससे कि हम एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसके लिए आप दो प्रकार के टूल्स यूज कर सकते हैं। एक टूल्स फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल में आप कंपनियों के बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, उनके ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ते हैं, उनका वैल्यूएशन देखते हैं, और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं। उसके बाद आप स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं कि मुझे ये खरीदना है। और जो दूसरा, सर लाइक इसके अंदर आप स्क्रीन शेयर करके बता सकते हैं कि किस तरह से हम टूल यूज़ करके वो चेक करें। डेफिनेटली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने एक वेबसाइट यूज़ किया हुआ है, stockgauge.com। इसमें बहुत सारा डाटा दिया गया हुआ है। मैं किसी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको यूज़ करता हूँ अपने जी। काम के लिए, तो इस वजह से मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। तो लार्ज कैप की जैसे मैंने बात करी, तो आपने निफ्टी सुना होगा, निफ्टी 50। अब ये निफ्टी 50 के जो 50 कंपनियां हैं, ये सारी लार्ज कंपनियां हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हम्म। स्टॉक्स के नाम आ रहे होंगे, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, स्टेट बैंक। तो ये बड़ी कंपनियां हैं, इनका आप मार्केट साइज देख पा रहे होंगे। रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट साइज 17 लाख हम्म। करोड़ का है, HDFC का 14 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये बड़ी कंपनियां हैं। इसी के कंपेयर में अगर हम जी। जो छोटी कंपनियां हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की बात करें, तो हम थोड़ा सा अपना जो है फोकस जो है चेंज करेंगे निफ्टी से। और निफ्टी के अलावा हम चले जाएंगे
निफ्टी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। इसमें आपको जो है जो छोटी कंपनियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपको आईडीबीआई बैंक दिख रहा है, इंडियन ओवरसीज बैंक दिख रहा है। और यहाँ पर हम्म। मैं जैसे गेनर की बात करता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और पिछले 5 साल का कुछ रिटर्न में आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम्म। पिछले 5 साल में जो हमारे पास सबसे पहला स्टॉक्स ऊपर निकल के आ रहा है वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसने पिछले 5 साल में आप ये रिटर्न देख पा रहे होंगे, 33,000 जी। परसेंट रिटर्न दिया हुआ है। अब ये 33,000% रिटर्न पिछले 5 साल में दिया हुआ है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने प्राइस से ये बढ़कर और 916 रुपये हो गया होगा। इसके अलावा दूसरा जो स्टॉक हम्म। है वो ट्रांसफॉर्म्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया है। इसने भी 20,000% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये तो 5 साल का हो गया। थोड़ा सा अगर कम टाइम फ्रेम की बात करें तो पिछले 2 सालों में भी अगर आप देखें तो ये कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि वोकहार्ट फार्मा आप देख पा रहे होंगे, 800% का रिटर्न है। ट्रांसफॉर्म रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड है, इसमें 1780% का रिटर्न है। न्यूलैंड लैब दिख रहा है आपको, इसमें लगभग 854%, 608% का रिटर्न है। आइनॉक्स विंड हम्म। 590% का रिटर्न है। तो अब इस तरह की कंपनियों का चुनाव हम कैसे करें ताकि हमारे लिए एक बड़ा बिल्कुल। वेल्थ बन पाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हाँ। कि इसके लिए दो टूल्स हम यूज करते हैं, या तो आप फंडामेंटल कर लें या टेक्निकल कर लें। तो मान लेते हैं मैं किसी एक कंपनी का ओके। इसमें से फंडामेंटल आपको दिखाता हूँ। सपोज आइनॉक्स विंड हो गया, तो ये मैं आइनॉक्स विंड का अगर मैं फंडामेंटल देखूं, तो फंडामेंटल चेक करने के लिए हम्म। एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, screener.in। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो सपोज हम्म। मैंने आपसे बात करी आइनॉक्स विंड का, तो मैं इसमें डालूंगा आइनॉक्स विंड, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे पैरामीटर है, और इन सबको हम देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए, अगर मैं हम्म। बेसिक्स से बात करूं कि मेन देखना क्या है, हाँ। मैं बिल्कुल ही बेसिक्स बात करूं कि क्या देखें। फंडामेंटल्स में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हम देखते देखते हाँ, बहुत परेशान हो सारी है। जाएंगे। बट मैं आपको बिल्कुल ही हाँ। सिंपल करता हूं कि क्या देखें। पहला नंबर आप देखिए कि क्या जी। कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है, ईयर टू ईयर कंपनी का सेल्स अच्छा हो हम्म। रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये देखें कि क्या कंपनी अपने सेल्स के साथ साथ अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको भी ग्रो कर पा रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखें कि क्या कंपनी डिविडेंड भी देती है। अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो अच्छे, और भी अच्छी बात है। और तीसरा आप ये देखें कि कंपनी का जो डेट है या कंपनी के ऊपर जो कर्ज है, क्या वो कर्ज कम हो रहा है या कंपनी डेट फ्री है ना। तो ये 4 पॉइंट हो गया। कुछ और पॉइंट्स की मैं बात करूं तो जी। आप उसका रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उसका प्राइस टू अर्निंग देख सकते हैं, पी रेशियो देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसको आप फंडामेंटल के तरह यूज कर सकते हैं और अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल वे में एक कंपनी का एग्जांपल देता हूं। आपने जोमेटो का नाम सुना हुआ है, आप ऑर्डर करते जी। ही होंगे। मैं उसका फंडामेंटल थोड़ा सा करके हम्म। आपको बताता हूँ कि कैसे इस स्टॉक को कब लेना चाहिए था और क्यों लेना चाहिए था, और फिर मैं उसको प्राइस भी आपको ओके। दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप जोमेटो का जो है ये आप कुछ पॉइंट्स देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं ना इसके बिजनेस पे चलता हूँ कि ये बिजनेस कैसे करता है और क्या करता है, क्या कमाता है और क्या बचाता है। तो यहाँ पर 2018 से जी। इसके बिजनेस के डाटा अवेलेबल है। 2018 में अगर हम्म। आप देखें तो इस कंपनी ने सेल किया था 466 करोड़ का, दिख रहा है आपको। हम्म। और जी। 558 करोड़ का इसने एक्सपेंस कर दिया था, मतलब खर्च किया था। हम्म। ऑपरेटिंग में इसको 92 करोड़ का लॉस हुआ था, और नेट में इसको देखें तो 107 करोड़ का लॉस हुआ था। क्लियर दिख रहा है आपको।
हम्म। उसके जी। बाद अगले साल इसका जो नेट सेल्स था वो 1313 करोड़ था, और एक्सपेंसेस था 3556 करोड़, और नेट में 2243 करोड़ हम्म। का लॉस था। तो देखिए यही चीज मैं समझाने की हम्म। कोशिश कर रहा था। सेल्स तो इसका बढ़ा है, बट सेल्स के साथ इसके खर्चे भी हम्म। बढ़े हैं, और कंपनी नेट में लॉस में ही है। बिल्कुल। अगर नेट लॉस की बात करें तो उस साल हम्म। भी कंपनी का 1010 करोड़ का लॉस ही है ना। हम्म। उसके बाद थर्ड ईयर में बात करें तो 2605 करोड़ का सेल्स था कंपनी का, और एक्सपेंसेस थे 4900 करोड़ के, और नेट में कंपनी का 2386 करोड़ का लॉस था। तो ये आप देख पा रहे होंगे इसमें टर्निंग कहाँ से हुई है। जी। इसमें टर्निंग हुई है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें टर्निंग हुई है मार्च 2023 में। 2023 में क्या हुआ है, 7079 करोड़ का सेल्स हुआ है कंपनी का, और 8290 करोड़ कंपनी ने खर्च किए हैं, बट नेट में कंपनी को 971 करोड़ का लॉस हुआ है। बट इसके बाद कंपनी ने अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। आप देख पा रहे होंगे 24 हम्म। का जो फाइनल इनका फाइनेंशियल ईयर था, वहां पर कंपनी ने अपना सेल्स किया था 12,114 करोड़, और एक्सपेंस किया था 12,071 करोड़, और नेट में कंपनी के पास हम्म। 351 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 6 सालों में कंपनी ने जो लगातार लॉस किया था, उस लॉस को स्टॉप करके 351 करोड़ का प्रॉफिट किया है ना। तो हम्म। ये चीजें हमको ध्यान जी। में रखनी है कि कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। अब यहाँ पर डेट देखिए आप, हम्म। मार्च 2023 और मार्च 2024। तो इसी टाइम में स्टॉक के प्राइस पर क्या असर पड़ा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप इसका शेयर प्राइस देख सकते हैं। जोमेटो की जो लिस्टिंग हुई थी वो लगभग 100 रुपए के आसपास में हुई थी। उसके बाद ये 165 के आसपास चला गया था, और 2023 में इसने लो बनाया 47 रुपीज। ठीक है, देख पा रहे हैं आपको। हम्म। जी। तो टर्निंग कहां से हुई है, तो टर्निंग का डेट है, वो मैं आपको दिखाता हूं एक बार। इसका मैं क्वार्टरली दिखाता हूं आपको रिजल्ट, क्योंकि मंथ जो ईयरली है वो काफी एक साल लगाता है। तो टर्निंग आपको यहां से आप देख पा रहे होंगे, नेट प्रॉफिट जो है इसका यहां तक 188 करोड़ ये लॉस में था, और उसके बाद 2 करोड़ का इसका प्रॉफिट हो हम्म। गया। 188 करोड़ से पहले हम्म। 347 करोड़ का लॉस था, उससे पहले 251 करोड़ का लॉस था, उससे पहले भी लॉस ही था। तो ये कौन सा क्वार्टर था जहां पर कंपनी ने अपने 188 करोड़ के लॉस को 2 करोड़ प्रॉफिट में कन्वर्ट करा है। अगर उसकी बात करें तो ये था जून 2023। जून। ठीक है, अब मैं जून 2023 में चलता हूं शेयर के प्राइस पे। तो ये है हमारे पास शेयर का प्राइस, और जून 2023, ये 2023 है, और ये जून का महीना चल रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। हम्म। तो जी। यहां से कंपनी का टर्न अराउंड शुरू हो गया, और ये शेयर आपको लेने हम्म। लायक बन गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि जून 2023 में शेयर का प्राइस था लगभग 75-76 रुपए, और वहां से मात्र हम्म। 1 से 1.5 सालों में ही कंपनी का प्राइस कितना हो गया, ऑलमोस्ट 200 हो गया। देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर जी। एक तरफ तो बिल्कुल। आप इसके रिजल्ट्स मैच करिए कि देखिए कैसे इसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट का मतलब हो गया है हम्म। कि इस कंपनी के बिजनेस करने पर सारे खर्चे निकालने के बाद जो कंपनी के खाते में पैसे बचे, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। हम्म। अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम यही देखते हैं ना कि आखिर हमारे पास बचा क्या, हमने कमाया क्या सभी खर्चे करने के बाद, है ना। तो बिल्कुल। ये इंपॉर्टेंट। तो हम्म। यहां से अगर आप देखें जून 2023 से कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव हो गया है, 2 करोड़ 36 करोड़, फिर 138 हम्म। करोड़, फिर 175 करोड़। यहां जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहां पर कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। ये एक तरीका होता है जहां से आप किसी भी स्टॉक को चूज कर सकते हैं। ये एक तो फंडामेंटल तरीका हो गया, और ये काफी इंपॉर्टेंट हम्म। होता है। आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट लॉस देखें, शेयर के प्राइस पर भी नजर डालें। जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, और जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, वैसे वैसे आप अपने शेयर्स को भी आगे बढ़ते हुए देख पाएंगे।
ओके सर। सर मैं इसके अंदर है ना थोड़ा समरी देना चाहूँगा व्यूवर्स को। जो भी लॉन्ग टर्म, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं कहीं जी गलत होता हूँ तो, जो भी लॉन्ग टर्म इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर जी रहे हैं, पहला पॉइंट ऑफ एक्शन ये है कि कंपनी का फंडामेंटल्स देखना है। फंडामेंटल्स के अंदर आपने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई, जैसे सेल्स, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड डेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी एंड प्राइस टू इक्विटी रेशियो जी जो है वो आपको जी चेक करना है कि कंपनी जो है प्रॉफिटेबल हो रही है या फिर लॉस मेकिंग चल रही है। दूसरा आपने बताया कि चार्ट देखना है। अब इसके अंदर जैसे आपने बोला कि टेक्निकल एनालिसिस जैसे हम कहते हैं चार्ट देखना, तो वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं जी तो। डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखिए होता है क्या है, मुझे काफ़ी समय हो गया है, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहले हमारे पास, अगर मैं 15 साल 20 साल पहले की बात करूं, तो हमारे पास टूल्स थे ही नहीं, तो मैं कैसे एनालाइज करूं। तो कई बार होता क्या था बिल्कुल। कि आपने कंपनी चाहे कितनी अच्छी क्यों ना चूज करी हो, बट अगर उसका प्राइस सही हम्म। नहीं है तो आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। हम्म। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल आपको ये बताता है कि मुझे शेयर कौन सा लेना है, किस कंपनी का शेयर लेना है। हम्म। लेकिन टेक्निकल आपको बताता ये है कि आपको लेना कब है ना, लेना कब है। हम्म। अगर हमको ये नहीं पता चलेगा कि लेना कब है, तो फिर मैं अच्छी कंपनी का शेयर गलत भाव पे ले लूंगा और बैठे रहूंगा अगले 5 साल 10 साल, बिल्कुल। है ना। अब मैं आपको एक हाँ। एग्जांपल बताता हूँ इसी क्वेश्चंस का जो आपने पूछा है टेक्निकल का। मारुति का नाम हमने जी। सबने सुना है, बहुत अपने में बहुत बड़ी हाँ। कंपनी अपने लिए, है ना। तो उसका मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ और फिर मैं उसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप मारुति का शेयर प्राइस देखिए। मुझे ये पता है कि बाजार में जो है अभी बहुत सारे लोग कोरोना के बाद आए हुए हैं, बट ऐसा नहीं है। बाजार को लगभग यहाँ पे देखें अपने यहाँ तो 31 साल होने वाले हैं, 94 95 से एनएससी स्टेबलाइज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को तो काफी टाइम हो गया। तो मारुति का जो प्राइस आप देखिए 2018 में क्या दिख रहा है आपको, हम्म। नौ हजार सर ये छह है सौ रुपए अभी के आसपास। 9629। हाँ, हाँ। ये दिख रहा है आपको, ये वाला प्राइस जी। 9,700 800 के आसपास प्राइस दिख रहा है 2018 में, है ना। बिल्कुल। अब बिल्कुल। मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं करूं तो मेरे लिए तो ये एक शानदार कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ। हम्म। फंडामेंटल के हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो अगर मैं हम्म। इसको यहाँ खरीदूं और होल्ड करके रखूं, तो आप यहाँ पर देखिए 2023 तक इस कंपनी ने हमको कोई रिटर्न ही नहीं दिया है। यहाँ हम्म। तक दिख रहा है आपको। तो जी। ये जो 2018 से लेकर 2023 तक पिछले 5 6 सालों का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसे मैं मिस करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने हम्म। टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया, मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं कब खरीदूं। तो टेक्निकल एनालिसिस काफी हम्म। इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक्स को चूज करने के लिए, फंडामेंटल के साथ साथ भी। बट ऐसा नहीं है कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो मैं सिर्फ फंडामेंटल के बिहाफ पे शेयर नहीं खरीद सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम फंडामेंटल के बिहाफ पर भी शेयर खरीद सकते हैं, बट थोड़े से अपने अप्रोच को सही करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको तरीका बताता हूँ। बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको नहीं समझ में आ रहा प्राइस कि अच्छा है खराब है, कंपनी समझ में आ रही है, जी। बिजनेस समझ में आ रहा है, तो आप उसको इंस्टॉलमेंट में खरीदो। आपको पता ही नहीं है कि कहाँ नीचे जाएगा कहाँ ऊपर जाएगा। तो कभी भी जो भी पैसा आप डाल रहे हो वो आप एक बार में डालो ही नहीं, आप उसको इंस्टॉलमेंट में हम्म। खरीदो। जो भी आपके पास पैसा है उसको 5 7 इवन 1 साल के इंस्टॉलमेंट में कर दो, हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीदो, तो आपका एक अच्छा प्राइस बन जाएगा हम्म। और वहां पर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो ये एक तरीका हो गया। बट हाँ, अगर आपको फंडामेंटल के साथ थोड़ा बहुत टेक्निकल का भी, बेसिक्स टेक्निकल, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि डीप में जाना है, हम्म। बेसिक्स टेक्निकल आपको आना चाहिए। अगर उतना भी करते हो तो आप शेयर का प्राइस चूज कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दिया, तो मैं आपको एक सिंपल सा एक हम्म। एक टेक्निकल का एक टूल्स मैं आपको बताता हूँ खाली, जो मैं फॉलो करता हूँ और जी। बहुत ही आसान है ना। तो अभी जो मैंने आपको एक शेयर बताया जोमेटो, मैं उसी का करके बताता हूँ।
तो ये देखिए एक सिंपल सा टूल है, बहुत डिफिकल्ट टूल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टूल है कि जब भी कोई शेयर एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद अपने 20 EMA एक आपका इंडिकेटर है, और ये इंडिकेट करता है हम्म। आपके जो भी प्राइस है शेयर का प्राइस। जैसे अगर मैं 20 EMA बोलूं और कोई भी टाइम फ्रेम में यूज करूं, सपोज मैंने यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें 20 EMA पिछले 20 महीनों का एक एवरेज दिखा रहा है, 20 महीनों का एवरेज दिखा रहा है। तो अगर कोई भी शेयर एक कंसोलिडेशन के बाद अपने 20 EMA को क्रॉस करता है तो वो खरीदने लायक बन जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ओके। कि काफी समय इसने यहाँ पर बिताया। मैंने मंथली लगाया हुआ है। हम्म। क्यों मैंने मंथली लगाया हुआ है, हम्म। थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। हम्म। यहाँ पे एक चीज बहुत और इम्पोर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कब, मतलब कितने दिन के लिए रखें और कैसे चूज करें। तो वो एक मैं छोटा सा आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। सपोज मान लेते हैं कि आपको कई महीनों के लिए शेयर होल्ड करना है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस एटलीस्ट मंथली पे ही करना चाहिए। महीनों के लिए होल्ड करना है तो कैंडल मंथली होना चाहिए। आप कुछ वीक्स के लिए होल्ड करना चाहते हैं, 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक, 10 वीक, मतलब 1 साल से नीचे नीचे आप चाहते हैं कि मुझे इसको बेच देना है, तो आपका जो हम्म। एनालिसिस है वो वीकली बेसिस पे होना चाहिए कि वीकली पे क्या चल रहा है। और आपका टाइम फ्रेम और भी छोटा है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो 1-2 महीनों में ये शेयर बेच के निकल जाना है, तो आपकी जो एनालिसिस है वो डेली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। तो ये एक सिंपल सा अच्छा। टेक्निकल एनालिसिस का टूल्स है। तो मैंने जोमेटो के लिए आपको मंथली कैंडल दिखाया था, अभी भी दिखा रहा हूँ। रीजन क्योंकि हम्म। मैं उसको कई मंथ के हम्म। लिए होल्ड करने वाला हूँ। अगर मैं कई मंथ के लिए होल्ड नहीं करूंगा तो फिर वो मेरा पैसा 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं होगा, वो मैं फिर 10-20% में निकल जाऊंगा, हम्म। है ना। तो एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने 20 में लगाया हुआ है, इसने क्रॉस किया है यहाँ पे। मैंने फंडामेंटल भी चेक करा और साथ में मैंने ये भी देखा कि ये इसने 20 EMA को क्रॉस कर दिया है इस प्राइस पे, जो कि 95 के आसपास है। तो मैं इसमें बाय कर सकता हूँ, इसको खरीद सकता हूँ, और उसके बाद मुझे अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो एटलीस्ट हम्म। कहीं पर भी मैं एंटर करता हूँ तो मैं इसको कहाँ तक होल्ड करूँ। तो देखिए दो तरीके होते हैं जब हम टेक्निकल की तरफ से जाते हैं। तो टेक्निकल ये कहता है कि एटलीस्ट आप जो भी आपका जो प्रीवियस स्विंग हाई है, मतलब जो भी टॉप है, तो एटलीस्ट वहां तक तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि शेयर का प्राइस जाएगा, मे बी उसके ऊपर भी जा सकता है। हम्म। तो उस हिसाब से हम अपना इसमें टारगेट लगा सकते हैं। फंडामेंटल थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है तो आप उसको होल्ड करिए, अगर कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है और वैल्यूएशन वाइज कंपनी महंगी नहीं हो रही है तो, है ना। ये मैंने आपको 20 EMA का एक एग्जांपल दिया। मैं एक और शेयर इसी पे आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा 20 EMA समझ में आ जाए। सपोज मैंने अभी आपसे मारुति की बात करी, तो एक कंपनी है टाटा, टाटा का नहीं करते हैं, टीवीएस मोटर बाइक्स वगैरह आती है इसकी, देखा होगा आपने। जी। तो आप इसमें मंथली का ये मैंने लगाया हुआ है। आई थिंक मेरे पास चूंकि एनालिसिस होता रहता है, काम है यही। तो अब मैंने सिर्फ इसमें 20 में लगाया हुआ है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बता दीजिए कि मुझे किस भाव पे खरीदना चाहिए, जैसे जो मैंने फार्मूला बताया कि कब लेना है। हम्म। सर ये आ रहा है इसका, जब ये जुलाई आई गेस 2017 हाँ, से मूवमेंट आया है ऊपर डेफिनेटली की इस तरफ। कैंडल पे आ रहा है ना। हाँ मतलब एक बार पीछे भी आया है हाँ, थोड़ा सा और एक बार थोड़ा आगे क्रॉस भी आया होना है जो चाहिए, 2020 के क्रॉस बाद। होना चाहिए। देखिए मैंने हाँ। आपको एक अच्छा कंडीशंस भी अच्छा। डाला था कि ये प्राइस जो है 20 EMA के नीचे अच्छा खासा कंसोलिडेट होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ पे जो निकला है, यहाँ पे अगर आप बात ठीक। करें तो बस 3-4 कैंडल ही है, तो तीन हम्म। चार कैंडल से बात नहीं बनेगी। एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 ओके। कैंडल 20 EMA के नीचे कंसोलिडेट होना चाहिए। ओके। तो आप उसके बाद जब वो ब्रेकआउट देगा तो आपको शानदार रिटर्न मिल सकता है। ठीक है। हम्म।
आप अगर किसी शेयर के नाम ठीक है लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। सर, ये अडानी पावर। अडानी पावर डेफिनेटली। सो अडानी पावर एक अजीब प्रकार का शेयर है, काफी जो है, हम्म बट फिर भी इसमें अगर आप देखें तो बिल्कुल दिख सकता है। अडानी पावर में यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया है ना, बट बहुत हम्म ज्यादा ऊपर नहीं गया, हम्म उसके बाद फिर ये नीचे आ गया, है ना, दिख रहा है आपको। हम्म जी। तो ये यहाँ पे फुल हो गया है। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस हम्म करें या फंडामेंटल एनालिसिस करें, आप कुछ भी कर लीजिए, 100% सही नहीं हो सकते। ओके। आपको अपनी प्रोबेबिलिटी की गेम खेलनी है। यही कारण है कि आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर्स को देख लें तो उसका एक पोर्टफोलियो होता है, देखा है ना आपने। हम्म कभी भी वो हम्म। एक शेयर पर दाव नहीं लगाता, चाहे वो कंपनी कितनी भी अच्छी हो। तो बिल्कुल। एज ए रिटेलर हमको भी ये बातें समझनी चाहिए कि जो भी पैसा है ना, कभी भी एक शेयर में नहीं लगाए। अब जैसे कि आप अडानी का केस देखो, यहाँ हमने अगर पैसा लगाया होता तो हम्म मे भी थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया और काफी नीचे आ गया। तो कितना होल्ड करें, कितना स्टॉप लॉस इसमें रखें, वो एक अलग बात है। बट आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर मेरा प्लान फेल हो रहा है, यहाँ पे फेल हो गया, फिर यहाँ पर भी फेल हुआ। इसको मैं नहीं कंसिडर फेल करूंगा हो गया। क्योंकि ये छोटा है। बट यहाँ पे जब ये निकला है, हम्म इस कैंडल पे आप देख पा रहे होंगे, दिखा, हम्म तो उसके बाद ये रुका नहीं यस। है, दिख रहा है। हाँ। उसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर गया है, उसके बाद दोबारा फिर देखें 2023 हम्म में, तो यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं हुआ। बट उसके बाद भी जब ये निकला है 20 को, तो काफी हम्म बड़ी तेजी देके गया है। तो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस करते रहते हैं। कुछ और मिड कैप का अगर आप नाम बता पाओ, एक आध शेयर, मिड कैप या स्मॉल कैप। सर, मेरे को और तो कुछ याद आ नहीं रहा है अभी। आपका इन्वेस्टमेंट है कहीं। स्मॉल कैप में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आई गेस हाँ, मिड आई कैप या एक्स लार्ज कैप है। डेफिनेटली देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, हम्म क्योंकि इसका जो है छोटा टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम इन द सेंस कि इसका जो लिस्टिंग है वो रिसेंटली 3-4 साल पहले ही हुआ था, तो इसका हमको टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मंथली से वीकली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद निकला है, ठीक है, दिख रहा है। हाँ। तो उसके बाद धीरे धीरे करके एक अच्छी तेजी बनी है, 33% की तेजी बनी है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये निकला। निकलने का मतलब थोड़ा कैंडल का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो ये बेसिक चीजें हैं कैंडल्स की, किस कैंडल पे खरीदना है, किस कैंडल पे नहीं खरीदना है। अगर मुझे बाय करना है तो ये जो हम्म ग्रीन कैंडल अच्छी कैंडल होती है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, हमेशा बाइंग उसी के ऊपर ध्यान में हम्म रखना चाहिए। तो दूसरी बार ये यहाँ पे निकला इस कैंडल पे 11 मई 2020, है ना। हाँ। और उसके बाद ये पीछे मुड़कर नहीं आया है, दिख रहा है। कहाँ तक गया ये, कहीं 20 MA से नीचे आ ही नहीं रहा। मे भी अब आया होगा क्योंकि अभी तो बाजार यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पर ये 20 MA से निकला है नीचे, है ना। हम्म तो बिल्कुल। आपको 100% 20 MA पर या किसी भी टेक्निकल एनालिसिस पर भी नहीं डिपेंड होना है। फंडामेंटल एनालिसिस उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक फंडामेंटल एनालिसिस सपोर्ट नहीं करेगा तब तक एक अच्छी कंपनी नहीं हम चूज कर पाएंगे। अच्छी कंपनी हमको लेना है लेकिन सही प्राइस पर लेना हम्म है, ये काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर, जिस तरह अपन ने अभी बातचीत करी उसके अंदर ये पता कर सकते हैं कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ज़रूरी हैं किसी स्टॉक सिलेक्शन करने के जी। लिए। बट मेरा ऐसा वो सोचना है कि जो भी 24 से 25 साल के हैं, 25,000 रुपये कमा रहे हैं, जॉब गोर्स हैं, हम्म, उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि मतलब वो इंडिविजुअली स्टॉक पिक करें, फंडामेंटल्स भी देखें, क्योंकि पूरे 6 दिन तो काम रहता जी, है। सैटरडे संडे वो लोग थोड़ा फ्री मैं रहते हैं, समझ, उसमें ये नहीं चाहते कि वो इन्वेस्ट करें अपना टाइम जी, जो है। तो
ऐसा कुछ SIP वगैरह हम कर सकते हैं जिससे 25,000 डेफिनेटली, को हम 1 करोड़ रुपए बना पाएँ आने वाले टाइम में। डेफिनेटली तो उसका थोड़ा कैलकुलेशन आप थोड़ा जी। समझाइए। तो देखिए यही बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी, जो रिसर्च का पार्ट है ना सचमुच डिफिकल्ट है। वो हमें थोड़ा थ्रिल देता है, जी, जी। एक्साइटमेंट देता है, बट हकीकत क्या है मैं आपको हुँ, बता देता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। मैं एक 25 साल के पर्सन को हुँ, कितना भी मना करूंगा ना कि आप ये नहीं करो, लेकिन वो मानेगा नहीं। और हुँ, मानना भी नहीं चाहिए, वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। वो कैसे मानेगा? जब तक हम खुद से गलती नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट इसमें भी कोई हुँ, दो राय नहीं है कि कुछ लोग मान लेते हैं और कुछ लोग स्टार्टिंग में ही सही रास्ते पे चले जाते हैं, है ना? तो देखिए, हुँ, अच्छी कंपनियों का सिलेक्शन आप कर सकते हैं एज ए फंडामेंटली, जैसे कि मैंने बताया। आप उन कंपनियों का प्रॉफिट लॉस जो मैंने बेसिक्स बताया वो तो आपको समझ में आ गया ना। आप स्क्रीनर स्क्रीनर हुँ, जो मैंने वेबसाइट बताया, स्क्रीनर पे जाइए, कुछ स्क्रीनर, राइट। स्मॉल कैप कंपनियों का लिस्ट ढूंढिए और उनका प्रॉफिट एंड लॉस को देखना शुरू कर दीजिए। और उसमें आप खुद से हुँ, हर महीने एसआईपी कर लीजिए, अगर खुद से कर सकते हैं तो। और अगर खुद से नहीं कर सकते हैं तो बेस्ट उपाय ये है कि स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि आपको पैसा बनाना है। मतलब देखिए, दो चीजें हैं, आपको थोड़ा रिस्क भी लेना है और पैसा भी बनाना है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने पैसा ना किसी फंड मैनेजर को दे दीजिए। फंड मैनेजर से मेरा मतलब है किसी म्यूचुअल फंड्स को दे दीजिए, जो कि वही पैसा अभी जो काम हम कर रहे हैं, जो एनालिसिस फंडामेंटल टेक्निकल, वो करेगा। और आपके लिए वही पैसा स्मॉल कैप कंपनियों में और मिड कैप कंपनियों में लगाएगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। ठीक है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल हुँ, देता हुँ, हूँ, है ना? देखिए, प्रैक्टिकल वे रहे ना तो जी, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि थ्रिल्ड मजा आएगा। ऑप्शंस हाँ, ट्रेडिंग में आपको बोलूं, मुझे पता है कि वो कितना काम करता है, सबको डाटा पता है। 95% हुँ, 98% लोग लॉस करते हैं। मतलब वैसी चीजें सीख के और सिखा के भी कोई मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। मैं ऐसा कहूंगा कि आप अगर हुँ, मेरी बात सुनो और सचमुच आपने मेरी बातों को फॉलो कर लिया, तो आने वाले 5 साल 10 साल में आप फिर याद करोगे कि सर कोई थे कि जिन्होंने कुछ अच्छा खासा बताया था। तो मैं आपको एक ना स्मॉल कैप फंड का एग्जांपल देता हूं और उसको पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा, ठीक है? जी। सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी SIP कर हाँ, सकते हैं डेफिनेटली। और जो एक फंड होता है उसके अंदर भी कर सकते हैं, राइट? डेफिनेटली देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स में एसआईपी करेंगे तो बात वही आगे घुमा फिरा के कि हमारा पैसा डाइवर्सिफाई नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ा सोच के ओके। देखिए ना कि मतलब बिना पोर्टफोलियो बनाए मैं कितना भी एक बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना बन जाऊं। देखिए, मार्केट में या किसी भी काम को करने का ना दो तरीका होता है कि आप या तो खुद से बहुत अच्छा मास्टरी कर लें, या फिर उस फील्ड में किसी ने कुछ अच्छा किया हो उसको फॉलो कर लें, है ना? तभी सक्सेस मिल जाएगा। हुँ, तो मैं ये देखता हूँ कि स्टॉक मार्केट में चाहे राकेश झुनझुनवाला है या राधा किशन दमानी है या और भी हुँ, बड़े सारे इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने पैसा बनाया है लेकिन एक पोर्टफोलियो के थ्रू बनाया है। एक शेयर दो शेयर को लेके नहीं बनाया है। एक शेयर दो शेयर को लेके हुँ, बनाना है तो फिर तरीका है कि आप अपनी कंपनी बनाइए और उसको उसका बिजनेस ग्रो करिए। एक ही कंपनी लिस्टेड होगी और फिर वो आपको बड़ा पैसा बना के देगी, है ना? बट अगर हुँ, आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू यानी कि पैसिव इनकम के थ्रू अगर पैसा बनाना है तो बेटर तो वही है कि आप एक पोर्टफोलियो बनाए, नहीं ज्यादा तो एटलीस्ट कम से कम 10 शेयरों का तो पोर्टफोलियो बनाए। अब बात समझिए, हम नहीं हुँ, किसी एक कंपनी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। मे बी अभी आप तो आपकी एज छोटी है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ शेयर्स बता देता हूँ। यस बैंक का हिस्ट्री आप चेक कर लीजिए, कैसे करेक्ट हुआ है। आज से 10 साल पहले यस बैंक एक लीडिंग बैंक था, है ना? एक बड़ी कंपनियों हुँ, में गिना जाता था और आज पूरी तरह खत्म हो गया है। अभी आई थिंक इंडसइंड बैंक में भी कुछ इसी तरह की गिरावट देखने को मिल रही है। तो पीछे में हिस्ट्री में तो और भी बड़ी सारी कंपनियां थी, वो चूंकि आपको याद नहीं होगा इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा। बट इस वजह से हमें किसी एक कंपनी पे फोकस नहीं करना चाहिए। आप हमेशा एक हुँ, पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें काम करिए। तो मैं आपको एक स्मॉल कैप फंड समझा जी, रहा था कि कैसे एक म्यूचुअल फंड्स काम करता है और हमसे बेटर कैसे काम करता है ना? तो म्यूचुअल फंड्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। मैं एक वेबसाइट से आपको बताता हूँ, ये है आपका
स्टॉकेज। तो यहाँ पर एक सेक्शन है नीचे म्यूचुअल फंड्स का। यहाँ पे आपको म्यूचुअल हम्म फंड्स के नीचे देखेंगे तो एएमसी, म्यूचुअल फंड क्लासेस, फंड मैनेजर, ये सारे सेक्शन है। तो मैं जाता हूँ म्यूचुअल फंड क्लासेस में। क्लासेस इन द सेंस, हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि आप प्रोडक्ट कौन सा चूज करते हैं, ध्यान है आपको? तो यहाँ पर जी। हम प्रोडक्ट की बात करें तो आप देखें तो इक्विटी, डेट, हाइब्रिड एंड अदर्स, चार प्रकार के प्रोडक्ट की बात की गई है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट में, है ना? तो ये जो इक्विटी है, ये डायरेक्ट आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। आप जो भी पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड्स में इस इक्विटी सेक्शन में, तो वो सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है। अभी मैंने आपको कुछ हम्म कैटेगरी बताया था, जैसे कि लार्ज कैप कंपनियां, मिड कैप कंपनियां, स्मॉल कैप कंपनियां। हम्म तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेम वैसे ही है। लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनियों में पैसा लगेगा, मिड कैप छोटी कंपनियों में पैसा, स्मॉल कैप और छोटी कंपनियों में पैसा। आपको डाइवर्सिफाई हम्म थोड़ा सा और मिक्सअप करना है, तो आपने लार्ज और मिड कैप दोनों को हम्म मिला लिया। मल्टी कैप मतलब लार्ज, मिड और आप स्मॉल, तीनों का मिक्सअप आपने बना लिया। तो मैं आपको एक स्मॉल कैप फंड का दिखाता हूँ। तो सपोज ये स्मॉल कैप पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पर मैं देखूं तो बहुत सारी डिटेल्स आ रही है। यहाँ पे पिछले 5 साल का मैं डाटा देखूं तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर आ रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड, और इसके पास हम्म हमारे जैसे लोगों का 22,832 करोड़ रुपया जो है एयूएम पड़ा हुआ है। मतलब इतना पैसा नहीं पड़ा हुआ है, पैसा तो कम ही होगा, बट उस पैसे को इन्होंने ग्रो हम्म करके 22,800 करोड़ कर दिया है। और पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो लगभग हर साल 50% का रिटर्न दिखा रहा है। देख पा रहे हैं आप, है ना? बिल्कुल सर। तो ये कितना शानदार रिटर्न है। अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करें तो 1% हम्म भी लोग नहीं मिलेंगे जो हर साल का 50% पैसा बना पाए स्टॉक मार्केट से, 1% भी नहीं। ठीक हम्म है। दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो ये निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। ये पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड्स के नाम से था और अब ये निपन इंडिया के नाम से है। तो इसका फंड साइज देखिए आप, 50,000 करोड़ दिख रहा है, और जी सर। इसने भी लगभग 40% के आसपास पिछले 5 साल में आपको रिटर्न बना के दिया है। तो उनका देखिए रिटर्न दिया ये है। सिर्फ 5 साल का डाटा है। म्यूचुअल फंड्स 5 साल से काम नहीं कर रहा है। बाजार जो है काफी लंबे समय से है, तो थोड़ा सा हमें और बड़ा डाटा देखना चाहिए, इवन 10 साल या 15 साल का। तो मैं आपको इसी का दिखाऊंगा। ओके। निपन इंडिया स्मॉल का फंड अब कैसे काम करता है ये मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक करा हम्म तो आप इसमें इंफॉर्मेशन सेक्शन में जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि आपके पैसे को कौन मैनेज कर रहा है और क्या इसका पूरा डिटेलिंग है। जैसे कि स्कीम नेम ऊपर आ रहा है, हम्म एएमसी नेम आ रहा है, निपन लाइफ इंडिया एसेट्स मैनेजमेंट। कब शुरू हुआ था, इंसेप्शन इस डेट इसका कब है, तो 16 सितंबर 2010। अब इसका एयूएम कितना है, 50,000 करोड़। मिनिमम कितना पैसा आप वन टाइम कर सकते हैं, तो 5,000। और एसआईपी करना है, मतलब हर हम्म महीने इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप 100 रुपये कर सकते हैं। ठीक है। तो ये छोटी छोटी कुछ ओके। चीजें हैं। अब देखिए, अब हमने कहा, बात हम्म करा कि डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने का, तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये मेरे पैसे से क्या करते हैं, क्या खरीदते हैं। तो ये एक सेक्शन है होल्डिंग। हम्म होल्डिंग में मैं जाता हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि डोमेस्टिक इक्विटी ये खरीद के बैठे हुए हैं 94%। मतलब जो भी पैसा है उसका 94% पैसा कहाँ लगा हुआ है, इक्विटी में लगा हुआ है, शेयर मार्केट में लगा हुआ इक्विटी है में। डायरेक्टली। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। और सिर्फ 6% पैसा इन्होंने कैश अपने पास रखा हुआ है, ताकि जब भी बाजार में डिप मिले, करेक्शन मिले, तो उससे फिर बाइंग करें, है ना? हम्म अब ये इक्विटी में भी इन्होंने क्या खरीदा हुआ है, तो ये अगर आप खोल के देखें तो ये लंबी लिस्ट मिलेगी आपको। एच डी एफ सी, एम सी एक्स, किर्लोस्कर, डिक्सन, करोड़ वैश्य। अब वही जो मैं आपसे कह रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें और उसके बाद स्टॉक्स का हम्म चुनाव करें, तो इन्होंने कुछ ऐसा ही किया होगा। आप देख पा रहे हैं कितनी हम्म लंबी लिस्ट है। जिस जिस स्टॉक्स में किया हुआ है इन लोगों ने पूरी ट्रांसपेरेंसी शो करी है कि बिल्कुल ये इसमें बिल्कुल, किया इनको हुआ है। करनी पड़ेगी ना, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, आपको हम्म हर चीज अपने इन्वेस्टर्स को ओके। बताना है।
तो आप हम्म। अब देखिए कि क्या ये एक आसान काम लग रहा है आपको एक आम इन्वेस्टर्स के लिए जो शुरू करे कि चलो चलो मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ और इस तरह से करूँ। आप देख पा रहे होंगे बहुत लंबी लिस्ट है ना। यस। तो ये इस तरह से ये काम करते हैं। कौन इस पैसे को मैनेज कर रहा है? फंड मैनेजर की मैंने बात करी तो यहाँ पर देखिए क्लिक करा मैंने तो उसका पूरा डिटेलिंग आ गया। समीर रच समीर। हैं और ये हम्म। पिछले 16 सालों से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं हम्म। है ना। तो क्या बना दिया इन्होंने, ध्यान से समझिए इन्होंने क्या बना दिया है। निपन इंडिया फंड में लोगों का कितना पैसा बना दिया है तो वो मैं आपको बताता हूँ। निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक और मैं वेबसाइट्स आपको दिखाऊंगा, moneycontrol.com, ये आप हम्म। यूज कर सकते हैं। और ये निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड हमने यहाँ पे खोला और इसका जो रिटर्न है वो यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे कि आपने देखा इसका इंसेप्शन हुआ है यहाँ पे है ना 16 सितंबर 2010। हाँ। और 10 में। जब ये स्टार्ट होता है ना कोई भी म्यूचुअल फंड्स का स्कीम तो इसका जो प्राइस रहता है, यूनिट प्राइस रहता है, जो आज हमें इसका यूनिट प्राइस कितना दिख रहा है 149 रुपीज दिख रहा है। वन तो फोर्टी ये नाइन 10 रुपए से स्टार्ट होता हाँ। है बेसिक्स। अच्छा। ठीक है। तो अगर किसी ने 10 रुपए इन्वेस्ट किया होगा आज से 15 साल पहले तो उसका कितना हो गया, 150 रुपए हो गया। तो जी। कितना गुना हो गया ऑलमोस्ट पैसा, लगभग 15 गुना है ना। वो सेम दिखेगा, जस्ट वेट करिएगा 16 सितंबर 2010। तो देखिए इसमें कुछ और डाटा मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है एनुअलाइज रिटर्न, मतलब हर साल इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो ऑलमोस्ट हर साल इस फंड ने कितना रिटर्न दिया हुआ हम्म। है पिछले 15 सालों में, 20%, तो है ना। हाँ। तो 20% जी। अगर कोई फंड आपको हर साल रिटर्न देता है तो देखने में लग रहा होगा कि 20% कौन सी बड़ी बात है। अभी तो ये 5 साल में 50-40% दिखा रहा था, है ना। ये देखिए 40% दिखा रहा है ना। बिल्कुल। बट ऐसा नहीं होता, 5 साल 7 साल 10 साल में ये इतने बड़े फंड रिटर्न दिखा सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म की बात करें ना तो 20%, 18%, हम्म। 17% यही रिटर्न आप स्टॉक मार्केट से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चाहे आप खुद से करें या चाहे आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें। तो एक छोटा सा ओके। कैलकुलेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें। तो 2010 में अगर मैं इसको अपना आपने अगर 2010 में इसमें 2000 रुपये का किसी ने एसआईपी शुरू किया होगा इसका, ठीक है। तो अभी तक इसमें कितना पैसा बन जाएगा आप देख पा रहे होंगे। तो 2010 में अगर किसी ने इसमें 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया होगा हर महीने एसआईपी, है ना। हम्म। तो हम्म। कितना पैसा हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, 3.5 लाख रुपए, है जी। ना। एक साल का आपका हाँ। 24,000 रुपये हो गया, है ना। हम्म। ये हुआ और 15 साल में आप देख लीजिए तो 3.5 लाख रुपए। और अब आपके फंड की वैल्यू कितनी बन गई है, लगभग 22 लाख रुपए, 3, 2, 5। 22 लाख से ज्यादा, 22 लाख है रुपए। ना। 22 लाख से ज्यादा। हाँ। अगर मैं वन टाइम की बात करूं, अगर मैं वन टाइम की बात करूं तो वन टाइम में भी तो इसमें एसआईपी में आप एक बार भी पैसा डाल सकते हो और हर महीने भी हाँ, उसको कर म्यूचुअल सकते फंड्स हो, में राइट? आप एक बार भी पैसा डाल सकते हो और आप हर महीने भी हम्म। पैसा डाल सकते हो, दोनों तरीके होते हैं। तो देखिए ये निप्पन इंडिया स्मॉल कैप जो फंड है सिंस इंसेप्शन 20% का रिटर्न दिया हुआ है। तो 20% का रिटर्न मुझे हम्म। हर साल मिला है। तो अगर मैं एसआईपी करता तो मान लेते हैं अगर मैं 2000 रुपये एसआईपी करता तो 2000 रुपये में एसआईपी करता, ऑलमोस्ट 15 साल हो गया है और 20% का रिटर्न इस पर हम्म। हमको मिला है। और 20% का रिटर्न अगर हम्म। हमको इस पे मिला है तो हमारा पैसा बन जाता है कितना, तो लगभग ये हमारा पैसा बन जाता है 19 लाख रुपए, है ना। 20% के रिटर्न के हिसाब से 19,10,000 रुपए बन जाते हैं। अभी आपने बोला कि पच्चीस हम्म। हजार सैलरी अगर मेरी है और मगर मैं इसको इन्वेस्ट करूं तो मैं कितना पैसा बना सकता हूँ। तो जैसे हमने बात करा कि
अगर 25,000 रुपये सैलरी है तो हम 4 से 5 हजार रुपये आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप हम्म 25 साल में शुरू करते हो और आप चाहते हो कि मैं अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल काम करूं, 40-45 साल तक की उम्र तक, उसके बाद काम नहीं करूं, कुछ इतना पैसा हम्म बन जाए ताकि मैं उसका यूज करके आगे मैं खुद से इंडिपेंडेंट हो पाऊं, तो आप अपना एसआईपी भी कर हम्म सकते हैं। अब 2,000 रुपये की मैंने बात करी, अगर इसके जगह पे आप 4,000 रुपये अपनी एसआईपी कर दो और आप अपना टाइमिंग 25 साल रखो, ठीक है, जैसे 25 साल की एज है तो 25 साल काम करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न देखो, अभी तो 20% जो है ना ये पिछले 20 साल का है, तो क्या हम्म आने वाले 20 साल में भी 20% का रिटर्न मिलेगा? नहीं, ये थोड़ा सा ओके पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? कि आने वाले समय में कंपटीशन और बढ़ेगा, कंपनियों का ग्रोथ उतना नहीं होगा, तो ग्रोथ अगर कम रहेगा तो हम्म रिटर्न भी आपको कम ही मिलेंगे। बट आने वाले 15-20 सालों में आप 15% का रिटर्न स्मॉल कैप से और मिड कैप से आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो। इतना आपको रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप 4,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो और 25 साल अपना टाइम फ्रेम रखते हो, तो आप देख पा रहे हो कि कितना पैसा आपका बन जाएगा। आप टोटल इन्वेस्ट करोगे लगभग इसमें पैसा 12 लाख रुपए। कैसे? एक साल का आपका बारह हम्म सौ 48 लाख रुपए होने वाले हैं, और सॉरी 48,000 रुपये होने वाले हैं, और आपका 25 साल में आपका हम्म 12 लाख रुपए इन्वेस्टेड हो जाएगा। और अगर आप जी 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो और ये मिल जाता है, तो आपके पास फंड कितना हो हम्म जाएगा? 1.1 करोड़ हो गया 1.1 करोड़ रुपए हो जाएगा आपका फंड वैल्यू, अगर आपको हम्म 15% रिटर्न मिल जाता है तो। अगर आपका रिटर्न 18% मिल जाए तो आपका फंड वैल्यू कितना हो जाएगा? वन पॉइंट वन 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 पॉइंट एट पॉइंट एट करोड़ रुपीज हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम्म मार्केट कैसा परफॉर्म करता है आने वाले समय में। बट अगर हम देखें तो मैं आपको हम्म सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। आप जो भी म्यूचुअल फंड से या स्टॉक मार्केट से आपको एक एवरेज में कितना रिटर्न मिल सकता है, वो मैं आपको सिंपल एक कैलकुलेशन बताता हूँ, अपने माइंड में रखना। आपको बैंक से जो भी ब्याज मिलता है ना एफडी पे, उसका डबल तो कर ही लेना एटलीस्ट मिनिमम, है ना? बिल्कुल ये डबल भी क्या 2.5 टाइम्स भी कर सकते हो। सपोज आज के डेट में कितना हम्म रिटर्न है हमारा एफडी से? 6 से 7% मिलेगा। 7% छह कुछ सात हाँ छः परसेंट सात परसेंट तो 6-7% अगर एफडी पे आपका रिटर्न है, तो अगर मैं पूरे मार्केट की बात करूं, मार्केट का मतलब कि निफ्टी, सेंसेक्स, है ना, ये पूरा हम्म मार्केट हो गया, तो वहां पर आपको 13-14% का रिटर्न मिल रहा है आज की डेट में। यही मिला है पिछले कुछ सालों में। हम्म तो आने वाले समय में भी आप इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि अगर बैंक का ब्याज 4% रह जाता है, तो 5% रह जाता है, तो निफ्टी का परफॉर्मेंस 10-11% रहेगा। अगर निफ्टी का मतलब क्या, जो हम्म 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, है ना, तो अगर 50 सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं वो 12% से ग्रो कर रही हैं, तो जो छोटी कंपनियां हैं वो 15%, 16% से आराम से ग्रो करेंगी। ठीक है, तो हम्म ये बात माइंड में हमेशा रखना है कि हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। जी तो इस वजह से मुझे लगता है कि आने वाले 15-20 सालों में 20% तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट हम 15%, 16% का हम्म रिटर्न आराम से स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों से हम्म प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इतना रिटर्न ले सकते हैं। तो आप 25 साल के हैं, 25,000 रुपये सैलरी है, 3 से 4 हजार रुपये भी इन्वेस्ट करके आराम से आप अपना इतना बना सकते हैं। साथ जी में एक बिल्कुल और चीज है, आज 25,000 है ना, आने वाले 5 साल में आपकी सैलरी 40,000 हो हाँ जाएगी। तो जैसे जैसे सैलरी आपकी हम्म बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाते जाओ, है ना? जैसे जैसे आप हम्म इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका वेल्थ बनता जाएगा। तो भले कहने के लिए आपको 25 साल में कह रहा हूँ, अगर आप कोई बंदा 25 साल की एज में सिर्फ 2 से 3 हजार रुपये से एसआईपी शुरू करता है और हर साल वो 10% बढ़ा देता है, सपोज इस साल 2500 रुपये हम्म है और अगले साल वो 250 रुपये और बढ़ा देता है, तो अगर वो 10% का हम्म अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ा दे, तो उसको 1 करोड़ अचीव करने में मात्र 15 साल ही लगने वाले हैं। 40 साल की उम्र में ही उसके पास हाँ 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इसको शायद स्टेप अप एसआईपी भी स्टेप कहते अप हैं जिसमें एसआईपी हम भी कहते हैं। ईयरली बढ़ाते हैं राइट हम्म। ओके
एंड सर बेस्ट टाइम क्या होता है अगर इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है या फिर म्यूचुअल में भी इन्वेस्ट करना देख है, सिंस अभी मार्केट जो है थोड़ा नीचे भी चल रहा है हम्म 2025 में जो अभी स्टार्टिंग देख रहे हैं, हम्म तो बेस्ट टाइम कब है? देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए बाजार का टाइमिंग करना बहुत डिफिकल्ट काम है, मतलब बेस्ट टाइमिंग क्या है। क्योंकि जब हम्म। हम बेस्ट टाइमिंग ढूंढने जाते हैं ना तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाती है। होता है क्या है हम्म। कि हम बॉटम बॉटम नीचे ढूंढना शुरू करते हैं तो ना हमको बॉटम मिलता है। और जब अगर हम बॉटम ढूंढना शुरू कर रहे हैं ना खरीदने के लिए, तो आप ये दिमाग में रखो कि आप हम्म। बेचने के लिए भी टॉप ढूंढोगे पक्का। तो बिल्कुल। जब आप बेचने के हम्म। लिए भी टॉप ढूंढोगे ना, जब आपको लगेगा कि ये टॉप हो गया और बेच दोगे तो बाजार वहां से ऊपर चला जाएगा, है ना। हम्म। तो बॉटम टॉप मत ढूंढिए। अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड रहना है तो तरीका वही है कि हाँ 15-20% अगर डिस्काउंट बाजार मिल रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे आज की डेट में अगर मैं देखूं तो हम्म। लगभग निफ्टी ऊपर के लेवल से 2,500-3,000 पॉइंट नीचे मिल रहा है अभी भी। 22,000 का लेवल आ गया तो लगभग हम्म। 4,000 पॉइंट नीचे मिल रहा था। तो 15-16% के आसपास नीचे मिल रहा था, तो ये बेस्ट टाइम था लेने के लिए, है ना। हम्म। एक और मैं फंडामेंटल आपको बता रहा हूँ पॉइंट, ध्यान रखना। अगर आप सर्च करो तो थोड़ा सा सर्च कर लेना, बाजार कब सस्ता है और कब महंगा है ना। उसका एक पॉइंट मैं फंडामेंटल हम्म। आपको और बता देता हूँ बाजार के लिए, पूरे बाजार के लिए। पूरा बाजार का हम्म। मतलब हो गया कि ठीक है। निफ्टी, है ना। हम्म। तो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे, मैं फिर से आपको स्क्रीनर पर लेके आया हूँ और यहाँ पर निफ्टी का चार्ट आपको दिख जी। रहा है, दिख रहा है। हाँ। ये निफ्टी का चार्ट है दिख रहा है। और इसमें पिछले पूरे पूरा तो ग्राफ नहीं है, बट 2006 से अभी तक का ग्राफ इसमें दिखा रहा है, लगभग पिछले ग्राफ है। 20 एक साल का। हम्म। तो यहाँ पे ग्राफ में एक बहुत ही अच्छा सेक्शन है, पी रेशियो। हम्म। ठीक है, पी रेशियो के ग्राफ को हमको देखना है। तो पी रेशियो क्या दिखाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पी रेशियो को थोड़ा सा मैं आपको समझा भी दूंगा कि होता क्या है। तो पी रेशियो पहले आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये पी रेशियो का ग्राफ है ना। फिलहाल जो निफ्टी का पी चल रहा है हम्म। वो चल रहा है आपका 21.4। तो फिलहाल अभी ट्वेंटी वन हाँ पॉइंट दिख रहा है फोर सर। चल रहा है पी रेशियो। अगर मैं इसका हाँ। मेडन देखूं, अब तक का मेडन देखूं तो 21.8 है, मतलब एवरेज। अभी तक का जो इसका एवरेज एट है है। 21.8 हम्म। है ना। तो आप थोड़ा सा इसके आधार पर भी अपना माइंड यूज कर सकते हो कि अगर ये 21.8 एवरेज है, 22 है, इससे बहुत हम्म। ज्यादा ऊपर बाजार चला जाता है तो बाजार महंगा है। और अगर इससे नीचे आ जाता है तो बाजार ओके। सस्ता है। तो टाइम फ्रेम को सस्ता है। थोड़ा सा आप इसको कम करके देखना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम में तो बहुत लंबा हो गया। अगर मैं 10 सालों की हम्म। बात करूं तो पिछले 10 सालों का जो इसका मेडन पी है वो है 23.5। बिल्कुल। और अभी फिलहाल चल रहा है 21.4। और अभी ये नीचे आ गया था 20 मार्च में, है हम्म। ना। तो देखिए ये पी जो है पहले, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जो पी का एक अच्छा प्राइस माना जाता था वो ये माना जाता था कि 15-16 के आसपास पी है, 17 के आसपास पी है तो अच्छा है। यहाँ पर बाजार अगर आ गया तो हमें खरीदना चाहिए, बाजार सस्ता हो गया। बट अभी हम्म। अगर मैं एवरेज की ही बात करूं तो अब तो एवरेज ही 23 हो गया, है ना। तो हम्म। अगर आपको 20 के आसपास पी मिलता है तो ये खरीदने का बेस्ट बेस्ट टाइमिंग होता है, आपको सस्ता मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे आप ओके। देखें तो जून 2022 में इसका पी 19 आ गया था। तो पी का जो पैरामीटर है बाजार के लिए, ओवरऑल बाजार के लिए, किसी स्टॉक के स्पेसिफिक के लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट ओवरऑल बाजार की मैं बात करूं तो 20 के आसपास पी आ जाता है तो बाजार अच्छा सस्ता लगने लगता है, सस्ता हो जाता है। और हमें खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। जब जब भी ये 20 के हम्म। आसपास आया है, 28 जून आप देखें 2022, उसके बाद 15 मार्च 2023, उसके बाद ये अगर आप देखें तो 10 नवंबर 2023। तो अगर मैं इसको इसका जो चार्ट दिखाऊं निफ्टी का इसी टाइमिंग में, है ना, तो आप देखेंगे
सपोज मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूँ, जैसे ये 19 आया था 16 जून 2022, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जी 16 जून 2022। हाँ, 2022। तो अगर हमको निफ्टी का समझ में आ जाता है, बाजार का समझ में आ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी जो दूसरे सेक्टर हैं उस पर भी हम दांव लगा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो 16 जून 2022 आप देख सकते हैं, मई, और ये रहा जून का कैंडल, 16 जून, ये वाला, ये पॉइंट बनता है। आप देख पा रहे हैं ये एरिया जो हाँ। है, ये प्राइस है 15,368, और 13 जून को इसने लो लगाया है, दिख रहा है, 13 जून का कैंडल है, ये वीकली कैंडल मैंने चूंकि लगाया हुआ है, तो ये 5 दिनों का कैंडल है। तो ऑलमोस्ट वहीं से बाजार ने क्या किया है, वापसी कर लिया है ना, जब 19 का पी था। उसके बाद फिर कब पी नीचे आया है, तो उसके बाद पी नीचे आया है, आप देखें तो 17 मार्च 2023, बिल्कुल। 20 के आसपास, है ना। तो 17 मार्च 2023 में दिखाता हूं आपको, 17 मार्च 2023। तो अगर मैं 17 मार्च, ये लीजिए, जी ये 20 मार्च का प्राइस है, देख पा रहे हैं, हाँ जी, है ना। तो ये आपको नीचे ही है, यहाँ से फिर अपवर्ड क्या हुआ, ट्रेंड चालू हो गया पूरा। वापसी हो गई बाजार। हम्म, हाँ, एक एक और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये था हमारा, फिर हम देख लेते हैं सब अक्टूबर 2023, है ना। अक्टूबर 2023 में भी कितना आ गया था, 20.8, जी है हाँ। ना। 27 अक्टूबर 2023, तो हम देख लेते हैं 27 अक्टूबर 2023। तो 27 अक्टूबर, ये देखिए, ये आ गया 30 अक्टूबर का प्राइस, यहां से फिर बाजार ऊपर जी चला गया। बिल्कुल। तो आप क्या देख पा रहे हैं, मैंने आपको सामने ही 3 ऐसे पॉइंट बता दिए, जब बाजार 20 के आसपास आता है। उसके बाद अगर मैं और एक पॉइंट देखूं, तो आप देख सकते हैं, कब की बात है ये, तो ये आया था आपका जून में 2024 में, जब रिजल्ट आया था, आपको ध्यान है, यस। जून 2024 में 21 के आसपास आ गया था टी। तो जून 2024 में देखे तो ये वाला प्राइस है, एक बहुत पतला सा यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आया था रिजेक्शन, और फिर बड़ी तेजी से ऊपर चला गया। ऊपर ऊपर चला गया। अब इस बार फिर निफ्टी का पी कहाँ पे आ गया था, 20 के आसपास, 7 7 मार्च मार्च को को, हाँ। है ना। 7 मार्च को, 28 फरवरी, 7 मार्च, मार्च के फर्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं, तो निफ्टी का पी कहाँ आ गया था, तो यहाँ आ गया था, है ना। तो वहां से फिर एक बार वापसी हो रही है ना। तो आपको निफ्टी खरीदना है, लार्ज कैप खरीदना है, या आपको स्मॉल कैप। मिड कैप खरीदना है, या स्मॉल खरीदना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट बाजार में अभी जैसे आपने क्वेश्चन करा कि सर कब बिल्कुल। खरीदे, बॉटम आउट मतलब कब नीचे है कब ऊपर है, तो ये तो मैंने आपको नीचे का बता दिया। इसी तरह से आप ऊपर का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ऊपर कितना जाता है। तो अगर मैं ऊपर की बात करूं, तो जैसे ही 23, 23.5, 24 के आसपास निफ्टी जाता है, तो आप अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में बाय सेल करते हैं, तो आपको निकलना चाहिए, और थोड़ा फिर वेट करना चाहिए। अच्छा, तो ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, बट फिर भी एक तरीका तो है ना, आप कर सकते सर हैं। मुझे पर्सनली ये वाला जो मेथड आपने बताया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इससे मतलब काफ़ी कुछ पता लग जाता है मार्केट के बारे में। जो मिडन इंडेक्स आपने बताया 20 के बिलो होना चाहिए, और उसी वक्त जो है मार्केट उस टाइम बिल्कुल, में मोमेंटम लिया है। तो ये वाला इंटरेस्टिंग बहुत लगा। आई थिंक जो हाँ, व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर हेल्प मिलेगी। बाकी सर आई गेस हमने बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। ज़्यादा इक्विटी के बारे में भी बात कर ली है, SIP के बारे में भी बात कर ली है। जो मेन बिगनर्स होते हैं उनको ये रहता है कि ना इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है तो उसको ना भूल जाओ, लॉन्ग टर्म हमने इन्वेस्ट कर दिया है। बट उनको ये पता लगता है कि जब वो अपना हाँ, पोर्टफोलियो देखते हैं कि 4-5 साल इन्वेस्टेड रहे, फिर भी जो ग्राफ है वो एकदम कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट उन्होंने 4-5 साल में रखा हुआ होता है और वो उसको एग्जिट नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वहाँ पे जा रही है। उस पैसों को वो निकाल कर किसी और स्टॉक में डाल दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके अंदर सर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इक्विटी मार्केट के अंदर देखा जाए। और एट द सेम टाइम जब हम SIP के बारे में बात करते हैं तो आप एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है जाता जा रहा है, उसके अंदर
उन लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डेफिनेटली आपने सही कहा। तो देखिए ये ना टोटली माइंडसेट के ऊपर है। अभी जैसे हमने बात करा ना कि बाजार को टाइम आउट करना, तो यहीं पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एक्सपीरियंस। हम्म। तो या तो आप खुद से एक्सपीरियंस करिए 15-20 साल, उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। हम्म। या फिर किसी ने अगर एक्सपीरियंस किया हुआ है 15-20 साल का, उसकी उसके बात बाद। मान लीजिए, है ना, पैसा बन जाएगा। और नहीं तो फिर एक्सपेरिमेंट करते रहिए हम्म। और आप अपना टाइम खोते रहिए, बिल्कुल। है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप मान लेते हैं, जैसे मैंने आपको मारुति का एग्जाम्पल हम्म। दिया, है ना। तो देखिए मैंने तो ये दिखा दिया कि 10,000 का प्राइस था मारुति का, फिर उसको 10,000 आने में 5 साल लग हम्म। गया। तो अगर मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता तो मेरा पैसा 5 साल के लिए ब्लॉक, हम्म। है ना। तो मुझे टेक्निकल भी नहीं आता, फंडामेंटल भी नहीं आता, तो मुझे एक चीज जरूर आनी चाहिए कि अच्छी कंपनी अगर मैंने ढूंढ ली है, हम्म। तो उसमें एक प्रोसेस से इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि स्टॉक में ही करना है। हम्म। तो आप उसमें बनाओ कि अगर कंपनी अच्छी है, मतलब फंडामेंटल थोड़ा देखना तो जरूरी हम्म। है। हम्म। नहीं तो यस बैंक और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस खत्म हो रहा है और फिर भी हम खरीदे जा रहे बिल्कुल, हैं, वो तो वो सेंस तो नहीं है कोई बिल्कुल भी। तुक बनता नहीं है। हम्म। बिल्कुल। तो अच्छी कंपनी अगर मुझे बिजनेस दिख रहा है कि अच्छा ग्रो हो रहा है, हम्म। बट शेयर प्राइस कई बार कई कारणों से नीचे चला जाता है, हम्म। तो उसमें हमें डरना नहीं चाहिए और अपना इन्वेस्टमेंट बना के रखना चाहिए। हम्म। मैं आपको ना लाइव एग्जांपल एक कंपनी का भी बता देता हूँ। तो एक कंपनी है एशियन पेंट, जी। नाम तो बिल्कुल आपने सुना ही बिल्कुल। होगा सभी घरों में। अब कंपनी का मैं पहले बिजनेस बताता हूँ, फिर मैं उसका शेयर प्राइस दिखाता हम्म। हूँ। तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि क्या ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना हम्म। चाहिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे, एशियन पेंट का बिजनेस देख लीजिए। बिजनेस में बहुत डीप में नहीं जाना है, मेन सेल्स देख लेना है कि क्या सेल्स ग्रो हो रहा है। तो डेफिनेटली सेल्स ग्रोइंग। ग्रोइंग ही है। इस साल का जो सेल्स है थोड़ा सा डीप है, बट बहुत ज्यादा डीप नहीं हम्म। है ना। पिछले साल 35,495 करोड़ का सेल था, और इस साल जो सेल होने वाला है 31 मार्च 2025 को, जो कंपनी फाइनल अपना करेगी, उसका एस्टिमेटेड है 34,277 करोड़। तो सेल ठीक है, कांस्टेंट है, हम्म। कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं हम्म। है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं, तो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देखिए। तो पिछले 4-5 सालों का कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक ग्रोइंग है, दिख रहा है जी। ना। बट इस साल थोड़ा सा कंपनी का जो प्रॉफिट है हल्का सा डाउन हम्म। है ना। तो ऐसा नहीं है कि इस साल कंपनी का प्रॉफिट डाउन है तो कंपनी खराब हो गई, बिल्कुल ही नहीं। आपको कंपनियों का प्रॉफिट बिजनेस थोड़े बहुत चर्निंग चलते रहते हैं, हम्म। कई कारण होते हैं। बट स्टॉक्स चूंकि लंबे टाइम में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो मैं एक बार इस पर बेट कर सकता हूँ। तो फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी शानदार मुझे दिख रही है। हम्म। और शेयर प्राइस की मैं बात करूं कि क्या रिटर्न दिया हुआ है, तो यहाँ पे रिटर्न भी देख सकते हैं स्टॉक का CAGR। पिछले 3 साल में तो 9% का निगेटिव नेगेटिव है। रिटर्न है, कुछ दिया ही नहीं है। पिछले 5 साल में भी सिर्फ FD के बराबर रिटर्न है, और पिछले एक साल में तो 18% डाउन है, हम्म। बट बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हम्म। है। अगर मैं इस साल का हटा दूं तो पिछले साल तक तो बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है ना। हम्म। कंपनी का EPS, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को हर साल लगातार अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, आप देख डिविडेंड पा भी रहे दे हैं। रही है। बिल्कुल। तो फंडामेंटली एक भी कारण नहीं बनता जिसको हम देखकर ये कहें कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हम्म। बट अगर मैं प्राइस की बात करूं, मैं इसके प्राइस की बात करूं, तो आप देख सकते हैं। अब इसका प्राइस आप देखिए। तो प्राइस अगर आप देखें तो दिसंबर 2020 में इसका प्राइस था 21-22 रुपए, हम्म। और फिलहाल अभी वहीं पे ये एक हाँ। रेंज घूम रहा है। तो ये एक ऐसा स्टॉक्स, मैं इसको खरीदने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि जब अगर फंडामेंटल भी अच्छा है और कंपनी का जो शेयर भाव है वो भी नीचे मिल रहा है, तो मुझे इसमें अपने तरीके से, कौन सा तरीका, इंस्टॉलमेंट वाला तरीका, हम्म। जो इंस्टॉलमेंट का तरीका है वो हम अपना सकते हैं। और फंडामेंटल अच्छी है, प्राइस अभी नीचे मिल रहा है, हम्म। तो अगले 6 महीने तक हम थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब जो इन्वेस्ट करना है वही पैसा, ऐसा नहीं कि अपने जो भी, सपोज मान लेते हैं कि पहले तो ये बने कि पोर्टफोलियो बनाना हम्म। है। सपोज 1 लाख शेयर है तो मुझे एटलीस्ट 10 शेयर तो लेना ही हम्म। है।
तो 10,000 ही रुपए हमको एक शेयर में लगाना है। उस 10,000 को भी आप एटलीस्ट कम से कम 5 या 6 या इवन हम्म। मैं तो कहूँगा 10 में भी इंस्टॉलमेंट में कर लीजिए। तो 1,000-1,500 शेयर हर महीने, 1,000-1,500 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट हम्म। करते रहिए। तो होगा क्या, आपका एवरेज आउट हो जाएगा। और जब भी कंपनी का रिजल्ट थोड़ा अच्छा होना शुरू होगा, वैसे ही आपके अच्छे बनने रिटर्न लग बन जाएंगे। जाएंगे। तो हम्म। ये एक तरीका है कि आप मार्केट को टाइमिंग ना बिल्कुल। करें। अच्छी कंपनियों के शेयर अगर आपको डिस्काउंट भाव पे मिल रहे हैं, बिजनेस जरूर देखना है। हम्म। मतलब अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो फिर नीचे जाने पर भी उसे मत खरीदिए, हम्म। बिल्कुल ही नहीं, है ना। सर मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि मार्केट एक पर्टिकुलर एवरीडे एक टाइम मांगता है कि आप उस पर रिसर्च पे काम लगाओ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा सेलेक्ट करा, किसी से स्टॉक रिकमेंडेशन मिल गई या म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन मिल गई और इन्वेस्ट कर दिया। मार्केट मांगता है कि आप उसको टाइम दो, एनालाइज करो, रिसर्च करो, देन उसके बाद अपना गोल सेट करके इन्वेस्ट करें उसके अंदर। ये मेरे ख्याल से जो बिगनर्स हैं ना, ये स्किप कर जाते हैं ये वाली जो स्टेप है। देखिए, डेफिनेटली वो तो है। जब तक आप खुद से थोड़ा बहुत नहीं हम्म। समझेंगे, मतलब मैं आपको, आप कहीं से भी कोई एडवाइस लेते हैं, कोई से भी कोई रिसर्च लेते हैं, कोई कहता है कि आप ये शेयर हम्म। खरीदो, बट अगर आपको एटलीस्ट बेसिक्स नहीं पता है कि क्यों खरीदूं मैं, है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं हम्म। आएगा। तो जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, है ना। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एशियन पेंट आप क्यों खरीदें, हम्म। है ना, क्यों खरीदना चाहिए। तो अगर आपको रीजन पता है ना कि क्यों मैं बिल्कुल। खरीदूं, मैंने अगर बोला कि आप किसी स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके हम्म। अगले 20 साल तक होल्ड करिए, तो क्यों क्यों होल्ड होल्ड करिए, करिए, राइट। उसका मैंने रीजन बताया कि अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो फिर लंबे टाइम का जो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलने वाला। हम्म। तो अगर आपको क्यों का जवाब चाहिए, तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना ही चाहिए, हम्म। है ना, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खुद से बिल्डअप हो। तभी आप खुद से भी रिसर्च करके पैसा लगा सकते हैं, या अगर कहीं से आप एडवाइजरी ले भी रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस तभी बनेगा। जी। अब बिल्कुल आंख बंद करके किसी पर भरोसा तो करना सही नहीं होता हम्म। जी है ना। बिल्कुल। सो आई गेस मांझी सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सब डिस्कशन करके। मैंने नोट्स भी बना लिए हैं अपने लिए, और आई गेस जो भी इस पॉडकास्ट थैंक को यू। देख रहे हैं उन्होंने भी नोट्स बनाए होंगे। बहुत कुछ जानने को मिला अबाउट इक्विटी मार्केट और स्टॉक्स के बारे में, एंड ऑल्सो द SIP। एंड थैंक यू सो मच सर अपने टाइम देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।